आज आपका शुरू हो रहा है क्या? ज्योग्राफी। इसको हम लोग दो अलग अलग पार्ट्स में पढ़ेंगे। पहला है आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी, दूसरा है आपका इंडियन ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी। हमारा जो पहला होगा वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी में ही हम लोग ब्रह्मांड को भी पढ़ लेंगे। जो दुनिया आपको दिखाई देती है, रात को बहुत चीज दिखते हैं आकाश में, दिन में बहुत चीज दिखते हैं, तो ये है क्या, क्यों है, कैसे है, उत्पत्ति कैसे हुई, इन सब के ऊपर चर्चा करते हुए हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। आप इस पिक्चर को बनाइए और हेडिंग दीजिए ब्रह्मांड। बढ़िया से ध्यान से आप समझिएगा, फिर हम लोग लिखेंगे। जनरली जो ज्योग्राफी होता है वो पढ़ने वाला चीज नहीं होता, वो देखने वाला चीज होता है, समझने वाला चीज होता है। हालांकि सब कुछ तो समझाते ही हैं, लेकिन फिर भी इसमें थोड़ा सा विशेष हम लोग ध्यान रखेंगे समझदारी का। क्या है जनरली ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बहुत सारे सिद्धांत दिए जाते हैं, लेकिन इन सभी में बिग बैंग थ्योरी जो है वह सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। ब्लैक होल की घटना जो है सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो तारे होते हैं ना, वो तारे एक ऐसे फेज में पहुंचते हैं जब उसका घनत्व सबसे अधिक हो जाता है, उसके बाद उनमें विस्फोट होता है। जैसे बैलून अगर आपके पास है, बैलून उसको फुला लीजिए, फुलाए हुए हैं, अब दबाइएगा तो धीरे धीरे क्या होता जाएगा, छोटा सा ही उसका होता जाएगा। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब वो क्या करेगा, ब्लास्ट करेगा, फटेगा। फटेगा तो सिंपल सी बात है कि उसमें से बहुत सारे चीजें जो है सो अलग अलग क्या हो जाएंगे, उड़ जाएंगे। उसी तरह से जब तारे लास्ट फेज में फटे तो उसके साथ बहुत सारे प्रकार के जो है सो उसके कण इधर उधर फैल गए। जैसे बम बजाइए, बम बजाने के बाद हम लोग देखते थे कि उसका कागज कुछ इधर कुछ उधर कुछ इधर, चारों तरफ उसका कागज फैला होता है, लेकिन अंतर इतना होता है कि बम के पास अपना ग्रेविटेशनल पावर नहीं होता, जिसके कारण ये सारे अलग अलग छितरा जाते हैं। जबकि तारों के पास अपना ग्रेविटेशनल पावर होता है, जिसके कारण इन सभी को उसने क्या कर लिया, अपनी कक्षा के अंदर यानी कि अपने एक क्षेत्र में घेर करके रख दिया। यही कारण है कि कागज फटने के बाद गोल नहीं रहता, बम तो गोल रहता है, लेकिन जब फटता है तो वो जो कागज जैसे होते हैं उस तरह के होते हैं। बट ये सारे के सारे आकाशीय पिंड कैसे हो गए, गोल हो गए, क्योंकि इसको ग्रेविटी ने अपने चारों तरफ क्या कर लिया, खींच लिया। अब जैसे मान लेते हैं कि आपको लड्डू वगैरह बनाना होता है, तो लड्डू कब बनेगा, लड्डू जो है तभी बनेगा जब उसको चारों तरफ से आप दबाइएगा, चारों तरफ से दबाइएगा तो कैसा हो गया, गोल हो गया। उसी प्रकार से अगर चारों तरफ से किसी चीज को खींचा जाए तो कैसा हो जाएगा, राउंड में नहीं होगा। यही कारण है कि हमारी जो आकाशीय पिंडें हैं वो हमको कैसा दिखाई देती हैं, गोल दिखाई देती हैं। सामान्य तौर पे जब आकाश में आप देखिएगा तो आपको बहुत सारी चीजें दिखाई देती हैं, जिसमें से आपने नाम सुना होगा आकाश गंगा। जब बरसात का सीजन ना हो, आकाश पूरा साफ हो, और उस दौरान जब आप आसमान में देखिएगा तो आपको जो है सो धोती की तरह एकदम पतला, हल्का सा पतला जो है सो ऐसा चौड़ा पट्टी दिखाई देगा। बेसिकली वह हमारी आकाशगंगा है जिसमें हम लोग निवास करते हैं, यानी कि मंदाकिनी उसको कहते हैं, जिसमें हम लोग निवास करते हैं, या फिर हमारा सूर्य निवास करता है। जनरली हमको यह धोती की तरह दिखाई देता है, लेकिन है कैसा, ये सर्पिलाकार है। गंगवार देखें आप लोग, उसको जब टच कीजिएगा तो इसी तरह का घूम जाता है ना, कुछ इस तरह से राउंड है, और इसका यह केंद्र हुआ, उसके केंद्र से लगभग 30 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर सूर्य है। और सूर्य का ही चक्कर हमारे सारे आकाशीय पिंड लगा रहे हैं, हमारे जिसमें हम लोग हैं वो सभी इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, तो वो सारे भी कितने इसी के आसपास में हो गए। इसके केंद्र से कितने दूरी पर, लगभग 30 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर। सामान्य तौर पे अगर आकाश में देखा जाए, ब्रह्मांड में देखा जाए, तो आकाश गंगाओं की संख्या जो है वह 10 का पावर 11 आकाश गंगा है, और प्रत्येक आकाश गंगा में 10 के पावर 11 तारे हैं।
ठीक है। अब ये तारा होता क्या है? सामान्य तौर पे आपने नाम सुना होगा तारा का, आपने नाम सुना होगा ग्रह का, आपने नाम सुना होगा उपग्रह का। इस सब को समझिए होता क्या है। तारा, ग्रह, उपग्रह, उल्का, उल्का पिंड, धूमकेतु और क्षुद्र ग्रह। ये सब नाम सुने आप, लेकिन सबका अपना अपना अलग अलग मतलब है। आसमान में जब आप देख रहे होते हैं रात के टाइम में, तो हमको बस दो ही चीजें दिखाई देती हैं, या तो चंद्रमा या फिर तारे। हम बोलते हैं कि सब तारा है, देखो तारा दिखाई दे रहा है। एक्चुअली ऐसा नहीं है। हमको तारे तो दिखते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमको उसमें बहुत सारे प्रकार के अलग पिंड भी दिखते हैं। जैसे ग्रह भी हमको दिखते हैं, उपग्रह भी दिखते हैं। चंद्रमा क्या है? उपग्रह है। सूरज आपका जो है सो तारा है। बाकी ग्रह और उपग्रह हमको दिखाई दे रहे होते हैं। उसी में उल्का पिंड भी होता है, उल्का भी होता है, धूमकेतु भी हमको जो है सो दिखता है। तो ये सब इनको बांटा किस आधार पे गया है, कैसे गया, इसको थोड़ा समझते हैं। तारा वैसा आकाशीय पिंड जिसके पास अपनी प्रकाश एवं ऊर्जा हो तथा जो किसी अन्य आकाशीय पिंडों की परिक्रमा नहीं करता हो, उसको तारा कहते हैं। सूरज पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है और प्रोक्सिमा सेंचुरी पृथ्वी से दूसरे नंबर का सबसे नजदीक का तारा है। ठीक है। सामान्य तौर पर सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक कितने देर में पहुंच जाती है? 8 मिनट 16 सेकेंड से 8 मिनट 20 सेकेंड के बीच में। लेकिन प्रोक्सिमा सेंचुरी की रोशनी प्रकाश पृथ्वी तक 4.21 लाइट ईयर प्रकाश वर्ष या 4.22 प्रकाश वर्ष के में पहुंचती है। यानी कि एक प्रकाश वर्ष का मतलब क्या होता है? प्रकाश द्वारा एक साल में तय की गई दूरी। यानी प्रकाश जिस स्पीड से चल रहा है, किस स्पीड से चल रहा है? प्रकाश जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड की गति से चल रहा है। और एक साल में जितनी दूरी तय करेगा, उसी दूरी को हम लोग एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। और प्रोक्सिमा सेंचुरी हमसे कितनी दूरी पर है? तो 4.22 प्रकाश वर्ष, यानी कि लगभग 4.25 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। मतलब कि उसकी रोशनी जब पहली बार हमारे धरती पर पहुंची होगी, इसका मतलब यह है कि उसकी रोशनी के धरती पर पहुंचने के 4.25 साल पहले वह रोशनी उससे निकल चुकी होगी। इसका मतलब यह भी हुआ कि जब प्रोक्सिमा सेंचुरी खत्म हो जाएगा, सिंपल सी बात है कि उनमें नेविगेशन नैना विक्रिया के दौरान तारों में हमको ऊर्जा प्राप्त होता है, रोशनी प्राप्त होता है, प्रकाश की प्राप्ति होती है। तो कभी ना कभी नेविगेशन नैना विक्रिया खत्म होगी ना भाई। तो जब खत्म होगी तो समाप्त हो जाएगा। तो जब अंतिम प्रकाश को छोड़ेगा, उसके 4.25 साल बाद तक हमको प्रकाश मिलता रहेगा। यानी कि जब उसका प्रकाश हमको अंतिम प्रकाश मिलेगा, इसका मतलब ये है कि 4.25 साल पहले ही खत्म हो गया होगा। ठीक है। जैसे पुराने टाइम में, अभी के टाइम में अगर किसी को कुछ होता है तो तुरंत एक कॉल या कैसे से हो गया, लोग जो है तो पहुंच जाते हैं जगह पर। लेकिन पहले के टाइम में, अगर आज से पहले के टाइम के, आज से 20-25 साल पहले देख लीजिए, चिट्ठी का दौर था, मोबाइल वगैरह था नहीं था। हम लोग को बिल्कुल होश आने में, इंटर क्लास में जब गए थे तब हमको पहली बार छोटका मोबाइल मिला था। बड़की मोबाइल किधर 4 साल पहले मिला। ठीक है। मिला क्या है, लेना पड़ा। ठीक है। तो वो जो है पहले के टाइम में लोग कैसे रहते होंगे। यहाँ पे मान लीजिए कि किसी के दादाजी डेथ कर गए, यहाँ से चिट्ठी लिखा गया कि दादाजी डेथ कर गए, वो आया तो पता चला कि उनका बरखी होने वाला है। 6 महीना बीत चुका था, साल भर बीत चुका था, क्योंकि चिट्ठी जाएगा आएगा, चिट्ठी पहुंचेगा, उसके बाद वो बंदा उसको टिकट कराएगा, आएगा, बहुत सारा तालमेल ये था। लेकिन अभी के टाइम में तुरंत हो जाता है। उसी प्रकार से जब रोशनी चली है तो कभी ना कभी पहुंचेगी जरूर, क्योंकि एक बार निकल चुकी है। लेकिन पहुंचेगी तब तक हमारा टाइम पीरियड कितना बीत चुका होगा? लगभग 4.25 प्रकाश वर्ष। ठीक है। ग्रह वैसा आकाशीय पिंड जो अपनी कक्षा में रहकर तारों की परिक्रमा करते हैं तथा तारों की सहायता से चमकते हैं, उसको हम लोग कहते हैं क्या? ग्रह। जैसे मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, अरुण, वरुण, ये क्या है? ग्रह। उपग्रह वैसा आकाशीय पिंड जो अपनी कक्षा में रहकर ग्रहों की परिक्रमा करते हैं तथा ग्रहों या तारों की सहायता से चमकते हैं, उनको क्या कहते हैं हम लोग? उपग्रह कहते हैं। जैसे चंद्रमा हमारा उपग्रह है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। मंगल का उपग्रह डिमोस और फोबोस, गैनीमीड आपका बृहस्पति का उपग्रह है, टाइटन मंगल का उपग्रह है। ठीक है। सॉरी, शनि का उपग्रह है। उल्का
सामान्य तौर पे आप लोग गर्मी का टाइम है, अभी छत पे सोते ही होंगे। छत पे जब आप आसमान में देखते हैं तो आप देखिएगा लंबा धारी के रूप में कुछ जलता हुआ जाता है। एक्चुअली वो होता क्या है? तो तारा थोड़ा टूट के गिरता है, तारा टूट के गिरेगा बर्दाश्त कर लेंगे हम लोग। तारा का साइज, अब सोचिए ना, पृथ्वी का साइज, सूरज का साइज पृथ्वी के साइज का लगभग 109 गुना है। इतना बड़ा दिखाई देगा, मतलब पूरे चंद्रमा में, सूरज में पृथ्वी जो है एक बूंदा की तरह दिखाई देता है। ठीक है, तो टूट के गिरेगा पृथ्वी कहीं रहेगी नहीं रहेगी, तारा वाला नहीं टूटता है। वो होता क्या है कि जैसे क्षुद्र ग्रह हो गए या फिर धूमकेतु हो गए, इनके जो टुकड़े होते हैं ना, वो ग्रेविटेशन के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं, और जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो उनमें आग लग जाती है घर्षण के कारण। जब आग लगेगी तो सिंपल सी बात है, कोई भी चीज जलता हुआ दिखाई देगा, तो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, जलता हुआ आपको दिखाई देता है। या फिर कभी कभार ऐसे भी हो जाता है कि हम लोग बहुत सारा उपग्रह, सैटेलाइट वगैरह छोड़े हुए हैं, उसी का टुकड़ा वगैरह वायुमंडल में एंट्री कर गया तो घर्षण तो होगी। वैसे आप हाथ को रगड़िए, थोड़ी देर में पूरा गर्म हो जाएगा। बचपन में हम लोग बोलिए ऐसे रगड़ के किसी दोस्त को सटा देते थे, नहीं, ये सब आप लोग भी किए होंगे। तो क्या हो गया, तो घर्षण के कारण गर्म हो गया, वो हमको तकलीफ दे सकता है। उसी तरह से जब वायुमंडल में प्रवेश करता है तो घर्षण के कारण इसमें आग लग जाती है, और चूंकि छोटे छोटे टुकड़े होते हैं तो जल गए। कभी ऐसा भी हुआ कि क्षुद्र ग्रह के बड़े टुकड़े जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर गए और घर्षण के कारण आग तो लगी, लेकिन बिना पूरा जले धरती से आके टकरा गई। तो जब बिना पूरा जले धरती से आके टकराएगी तो सिंपल सी बात है कि वो बच जाएगी, यानी कि पिंड की भांति रहेगी, तो उसको उल्का पिंड कहते हैं। लेकिन जो लंबी धारी के रूप में जलता हुआ आपको दिखाई देता है उसको हम लोग उल्का कहते हैं। ठीक है, महाराष्ट्र में एक झील है जिसका नाम है लोनार झील, उल्का पिंड द्वारा बना हुआ ही झील है। अब नॉर्मल सी बात है कि आप एक ईंटा को यहाँ से गिराइए जमीन पर, इसी ईंट को 1 मंजिल से गिराइए और इसी ईंट को 10 मंजिल से गिराइए, फोर्स बढ़ेगा या तो उतना ही रहेगा? बढ़ेगा ना। जो 10 मंजिल से गिराया जाएगा वो ज्यादा फोर्स लगाएगा तो ज्यादा बड़ा गड्ढा कर देगा। तो चूंकि ये क्षुद्र ग्रह बहुत ऊंचाई से गिर रहा है, जिसके कारण जो है जमीन पे बहुत बड़े बड़े गड्ढे कर देते हैं। धूमकेतु जो होता है यह वास्तव में धूल कण और गैसों का गुबार होता है। लेकिन अब कभी पहले आप देखे हैं ये जो ट्रेन था, कोयला वाला नहीं, डीजल वाला ट्रेन, जब स्टार्ट होता था स्टेशन से तो बड़ी मोटा धुआं छोड़ता था। ऐसा देखे हैं कभी ट्रेन धुआं छोड़ते? अभी तो इलेक्ट्रिक वाला नहीं छोड़ता है, तो ये तो 4 साल पहले आया है ना, 4-5 साल पहले आप लोग देखे होंगे। तो जो मोटा धुआं रहता है कुछ समय के बाद क्या हो जाता है, विस्तृत हो जाता है, फैल जाता है अपने यहाँ, क्योंकि यहाँ पे वायुमंडल है और भी बहुत सारे गैस है, उसको क्या कर देता है, फैला देता है। लेकिन यह जिस एरिया में भ्रमण कर रहा होता है धूमकेतु, इस वहां पे गैस उतना नहीं होता, केवल हाइड्रोजन और हीलियम पाए जाते हैं, जिसके कारण ये खत्म तो होगा, क्योंकि गैस है तो कभी ना कभी खत्म होगा, फैलेगा, लेकिन इसके फैलने में बहुत समय लग जाता है, जिसके कारण कम से कम एक बार धूमकेतु के लौटने का समय जरूर होता है, निश्चित होता है। जैसे हैले नामक एक धूमकेतु है, हैले नामक धूमकेतु, इसका परिक्रमण काल 76 वर्ष है, और अगली बार ये हमको दिखेगा कब, तो 2062 में दिखेगा, 2062 में दिखेगा। यानी कि अगर 76 साल में परिक्रमण काल का मतलब क्या हुआ कि सूरज का एक चक्कर लगा देता है, 76 वर्ष में लगाएगा, तो इसका ये अगली बार हमको 2062 में दिखेगा। इसका मतलब पिछली बार कब दिखा होगा, 1986 में पिछली बार दिखा था, जो 2062 में दिखेगा। 1986 वाला तो हम लोग नहीं देख पाए हैं, हो सकता है कि 2062 वाला हम लोग देख नहीं हो सकता है। अगला है क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र किसको कहते हैं, किसको कहते हैं क्षुद्र? जिसका अपना कोई एरिया नहीं हो, बिना मतलब का इसमें भी उसमें भी लुगुर दिनों पर, उसी को क्षुद्र कहते हैं। उसी के नाम पर इसका नामकरण किया गया है, क्योंकि इसकी अपनी कक्षा ही नहीं है कि मंगल और बृहस्पति इस दोनों के कक्षाओं के बीच में भ्रमण कर रहा होता है। हालांकि करता तो सूर्य का चक्कर ही लगाता है, लेकिन अपनी कक्षा नहीं होने के कारण इसको हम लोग क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तो उसको थोड़ा सा सभ्य भाषा में क्षुद्र ग्रह कह लिए। समझ में आया? फोरवेस्टा एकमात्र क्षुद्र ग्रह है, फोरवेस्टा, जिसको हम अपनी आंखों से, खुली आंखों से देख सकते हैं, क्योंकि इसका आकार लगभग बुध के आकार के बराबर है, बहुत बड़ा आकार है, जिसके कारण हमको क्या हो सकता है, दिखाई दे सकता है, हम इसको देख सकते हैं। सामान्य तौर पे आसमान में जब हम देखते हैं तो हमको लगता है कि सब तारा है, चंद्रमा को छोड़ के रात के टाइम में, और दिन में सूरज को छोड़ करके बाकी सब हमको तारा लगता है। लेकिन आप शाम के टाइम में जो सबसे पहले तारा दिखता है ना, वो तारा है ही नहीं, वो शुक्र ग्रह है। हमेशा चंद्रमा के आसपास आपको दिखाई देगा, या फिर सुबह जब होगा तो सुबह होने के बाद सारा तारा खत्म हो जाएगा, वही वो अभी तक
बन के टिमटिमा रहा होगा, तो शुक्र ग्रह है, वो आपका तारा नहीं है। तारों की चमक का जो कारण होता है वो ताप होता है, टेम्परेचर होता है, तापमान होता है। जितना तापमान उसका बढ़ाइएगा उतना ही ज्यादा वो चमकीला होगा। जैसे लोहा कैसा होता है, काला होता है, लेकिन उसको आग में रखा जाता है, धीरे धीरे उसका तापमान बढ़ता जाएगा, उसका कलर लाल होता जाएगा, चमक बढ़ती जाएगी ना, जितना लाल होगा। तो सेम कंडीशन है, किसी भी चीज का टेम्परेचर जितना ज्यादा बढ़ाइएगा उतना ज्यादा वो चमकीला दिखाई देगा। सामान्य तौर पे होता क्या है, अब यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 5-7 को हम बल्ब लगा दिए, एगो लगा दिए 0 वाट का, एगो लगा दिया आपको 10 वाट का, 9 वाट का, 15 वाट का, 100 वाट का, इधर लगा दिए वेपर लाइट, ठीक है। और सबसे पहले शुरू करते हैं सबसे छोटा से, 0 वाट का जलाएं, फिर 2, 4, 5, 7, 10 करते करते लास्ट में वेपर लाइट जलाएं। तो जब आपको छोटा जलाए होंगे तो लगता है बाप रे सबसे ज्यादा रोशनी इसी का है, लेकिन उसके बाद फिर बगल वाले को जला दिए, नहीं, अब तो छोटा वाला आपको दिखेगा ही नहीं, क्योंकि उसकी रोशनी में इसका कोई वजूद नहीं रहा। उसके बाद धीरे धीरे जब वेपर लाइट बढ़ता है ये सारा गायब। उसी तरह से सूरज जो है ना वेपर लाइट, जब सूरज आता है सब जल रहा है, यहाँ पे जो बल्ब लगे हुए सारे के सारे जल रहे हैं, लेकिन आपको दिखाई कौन दे रहा है, खाली वेपर लाइट, क्योंकि वेपर लाइट जल रहा है। वही वेपर लाइट जब बुझता है, नहीं बुझता कभी नहीं है, बस हमसे थोड़ा सा दूसरे साइड में चला गया, उसकी रोशनी आनी बंद हो गई, तो फिर हमको धीरे धीरे इसमें से जो सबसे ज्यादा वाट का होगा वो पहले दिखेगा, उसके कम वाट, उससे कम वाट, उसके कम वाट, और धीरे धीरे सबसे लास्ट में सबसे कम वाट वाला हमको दिखेगा। तो सबसे ज्यादा वाट वाला ज्यादा चमकीला होगा। सबसे ज्यादा चमकीला कौन है, शुक्र ग्रह है, इसी के कारण सबसे पहले हमको दिखता है। क्लियर? अगर आपसे पूछ दिया जाए, मैं आकाशीय पिंड कह रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, ना तो मैं तारा कह रहा हूँ, ना ही ग्रह, ना ही उपग्रह, ना ही जो है धूमकेतु व क्षुद्र ग्रह। आकाशीय पिंड जब भी कही जा रही है उसमें ये सारे इंक्लूड हैं, सारे शामिल हैं। अगर आपसे सवाल यह कर दिया जाए कि सबसे चमकीला आकाशीय पिंड कौन सा है, सबसे चमकीला आकाशीय पिंड कौन सा है, सूरज हम लोग के लिए, ठीक है, यानी कि सूर्य एक तारा है। दूसरे नंबर पर सबसे चमकीला आकाशीय पिंड, अच्छा शुक्र और चंद्रमा में किसकी रोशनी ज्यादा दिखाई देती है, चंद्रमा की दिखती है वो। और तीसरे नंबर पर आपका आ जाएगा शुक्र। अब देखिए ये ग्रह तारा है, ये उपग्रह है और ये ग्रह है, यानी कि आपसे अगर पूछ दिया गया कि सबसे चमकीला तारा कौन सा है, देखिए सबसे चमकीला तारा तो साइरस है नहीं, लेकिन पृथ्वी के पास के आसपास की बात हो रही है, तो सबसे चमकीला तारा हो जाएगा सूर्य। सबसे चमकीला उपग्रह कौन सा हो जाएगा, चंद्रमा। और सबसे चमकीला ग्रह पूछे तो कौन हो जाएगा, शुक्र। लेकिन आकाशीय पिंड पूछेगा तो या 1 नंबर पे, ये 2 नंबर पे, ये 3 नंबर पे। अब एग्जाम के टाइम आप अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल कर लीजिए, क्योंकि हम बता ही दिए हैं, तो आप ध्यान रखिएगा, वैसे मैं लिखा दूंगा। समझ में आई बातें? चलिए, हेडिंग है आपका ब्रह्मांड। आकाशीय पिंडों को उनकी कार्यशैली के आधार पर अलग अलग नामों से जाना जाता है, अलग अलग नामों से जाना जाता है। नामों से जाना जाता है, जैसे 1 2 3 4 करके लिखिए। तारे, दूसरा ग्रह, तीसरा उपग्रह, उल्का पिंड, धूमकेतु,
धूमकेतु तथा क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु तथा क्षुद्र ग्रह। पहला लिखिए तारा, लिखिए वैसे आकाशीय पिंड, वैसे आकाशीय पिंड जिनके पास अपनी प्रकाश एवं ऊष्मा होती है, जिनके पास अपनी प्रकाश एवं ऊष्मा होती है, अपनी प्रकाश एवं ऊष्मा होती है तथा जो किसी अन्य आकाशीय पिंडों की परिक्रमा नहीं करते हैं, जो किसी अन्य आकाशीय पिंडों की परिक्रमा नहीं करते हैं, अन्य आकाशीय पिंडों की परिक्रमा नहीं करते हैं, उन्हें तारे कहते हैं, उन्हें तारे कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इसी का अगला पॉइंट लिखिएगा। पृथ्वी के, तारा में ही लिखना है। पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा सूर्य है, पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा सूर्य है, सूर्य है जिसका प्रकाश पृथ्वी तक, अब रुक जाइए जरा सा समझ लेते हैं। तो सामान्य तौर पर पृथ्वी कैसी है, गोल है और सूरज कहीं ना कहीं एक जगह पे होगा। यहाँ से जब प्रकाश इसका आएगा तो इस जगह पे आया और यहीं से प्रकाश जो है इस जगह पर आया। तो एक बात बताइए, क्या ये तीनों जगहों पर प्रकाश सेम टाइम में पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा ना, क्योंकि ये डिस्टेंस कम है, ये डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है। तो सिंपल सी बात है कि सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर एक साथ नहीं पहुंच पाती, अलग अलग टाइम पे पहुंचती है। सूरज उगता किधर है, पूरब दिशा में। तो सबसे पहले जो पूर्वी देश होगा वहां पे सूर्योदय होगा। आपने पढ़ा होगा कि सूरज सबसे पहले जापान में उदित होता है, नहीं, जापान को सूर्योदय का देश कहते हैं। तो सिंपल सी बात है कि आप मैप पर देखिए, आपको जापान जो है किधर दिखाई देगा, सबसे पूरब। हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा कि आप कहीं भी किसी भी दिशा में घूमे हुए हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपके सामने मैप है, आपके सामने आपकी कॉपी है, तो आपके दाहिने हाथ में के साइड में पूरब होगा। आप किधर भी घूमे इससे कोई मतलब नहीं, डायरेक्शन में नहीं तय कर दीजिएगा। इसे खड़ा है, बाबूजी बोले बेटा पूरब इधर, आपका नहीं हमें नहीं खड़ा पूरब है, ऐसा नहीं। कब? जब आपके सामने मैप हो, आपके सामने कॉपी किताब हो, उस दौरान आपके दाहिने हाथ की तरफ हमेशा पूरब होगा। ठीक है, जैसे मैं ये मैप रखा है यहाँ पे, तो मेरा दाहिना हाथ किधर चला गया, इस साइड में, तो पूरब इस साइड में होगा। अब आप इन देशों में देखिए ध्यान से, ये जापान है, ये दिख रहा है, ये जापान है, ये सबसे पूरब साइड में है, जिसके कारण सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है, जापान में। सिंपल सी बात है कि सूर्यास्त जो होगा वो सबसे पश्चिम साइड वाले देश में होगा। नहीं, अगर हम भारत की बात करें, केवल भारत की, तो भारत तो इस मैप पे दिखेगा नहीं आपको। भारत वाले मैप में हम लोग देख लेते हैं। भारत पूरब दिशा में कौन सा राज्य है? आप यहाँ पे देखिए, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। अरुणाचल प्रदेश सबसे लास्ट पोर्शन पे है ना, इसके बाद तो कोई राज्य नहीं है। यानी कि भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होगा, अरुणाचल प्रदेश में। और सूर्यास्त सूर्योदय सबसे बाद में कहाँ होगा, सूर्योदय सबसे बाद में कहाँ होगा, गुजरात में। ठीक है, तो जो पूर्वी क्षेत्र है उधर सूर्योदय पहले है, जो पश्चिमी क्षेत्र है उधर सूर्योदय सबसे बाद। सिंपल सा फंडा है। ठीक है,
अब थोड़ा सा, लेकिन ये जो टाइम का अंतराल होता है ना, मात्र 4 सेकेंड का अंतराल होता है। अब आपके ऑप्शंस में एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें ऑप्शन थोड़ा सा अटपटा टाइप का दिया होता है, वही मैं समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। सामान्य तौर पे आप लोग भी पढ़ रखे होंगे पहले से कि 8 मिनट 16 सेकेंड से 8 मिनट 20 सेकेंड के बीच में सूर्य की रोशनी पहुंचते कहां पर? पृथ्वी पर। यानी कि ये 4 सेकेंड के अंतराल में पूरे पृथ्वी पर जिस एरिया में वो पड़ने वाली है, बेट लगा दे हो हैं, ठीक करते हैं, पढ़ा रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। किसी को अगर सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया जाए तो 8 मिनट को सेकेंड में कीजिएगा तो कितना आएगा? 8 × 48 480 और 16 उसमें जोड़ दीजिए 496 सेकेंड। इसको कन्वर्ट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 480 और 20 को ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 500 सेकेंड। ठीक है, अगर आपको केवल सेकेंड में दिया हो तो सूर्य की रोशनी 496 सेकेंड से 500 सेकेंड के बीच में पहुंचती है। लेकिन अगर आपको मिनट में दे दे तो आपने देखा होगा 8.3 मिनट में पहुंचती है। 20 से डिवाइड कर दीजिएगा 60 को तो मिनट में नहीं हो जाएगा, ये सेकंड है, सेकंड से मिनट को डिवाइड कीजिएगा तो मिनट में आएगा, तो 60 को डिवाइड कीजिए 20 से 60 को कितना आया? 3 आया, 8.3 मिनट। इसमें से कोई भी ऑप्शन दिया है, सारे के सारे ऑप्शन सही है। मान लीजिए कि आपको ऑप्शन में केवल दे दिया हुआ है क्या कि सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक 480 सेकेंड, 495 सेकेंड, 497 सेकेंड और 502 सेकेंड। तो इन सभी में सबसे सही और सटीक ऑप्शन कौन सा है? 497, क्योंकि अगर 96 से लेके और 500 के बीच में पहुंच रहा है तो 96, 97, 98, 99 और 100 ये पांचों इंक्लूड होंगे ना। इसमें से कोई भी आपका ऑप्शन होगा तो वह सही होगा। बस थोड़ा सा ध्यान यही रखना है। इसको मान लीजिए यहाँ पे आपको पता है कि 8 मिनट 16 सेकंड से लेकर 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंच रहा है, ऑप्शन में आपको 8 मिनट 17 सेकंड दे दिया हुआ है, ये गलत है क्या? सही है ना, ये सही हो जाएगा। बस आप अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल कर लीजिए, इसके बीच का कोई भी होगा वो सही आंसर होगा। क्लियर? लिखिए, क्या लिखे थे आप? पृथ्वी तक 8 मिनट 16 सेकंड से 8 मिनट 16 सेकेंड से 8 मिनट 20 सेकेंड, 8 मिनट 20 सेकेंड या 496 सेकेंड से 500 सेकेंड या 496 सेकेंड से 500 सेकेंड, 496 सेकेंड से 500 सेकेंड या 8.3 मिनट में पहुंचती है, या 8.3 मिनट में पहुंचती है, 8.3 मिनट में पहुंचती है। क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं? अगले पॉइंट इसी का तारा का अगला पॉइंट, सूर्य के बाद सूर्य के बाद दूसरा सबसे नजदीक का तारा, दूसरा सबसे नजदीक का तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी, प्रॉक्सिमा सेंचुरी, दूसरा सबसे नजदीक का तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी। कोर्स में लिखिएगा 4.22 लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष। L फॉर लाइट हिंदी में प्रकाश, ईयर हिंदी में वर्ष। प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। नेक्स्ट पॉइंट, सबसे चमकीला तारा, हाँ इसी का जवाब,
सबसे चमकीला तारा साइरस है। सबसे चमकीला तारा साइरस है। नेक्स्ट पॉइंट, तारों में, इसी का अगला पॉइंट, तारों में ऊर्जा का, तारों में ऊर्जा का मुख्य स्रोत नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। ऊर्जा का मुख्य स्रोत नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है जिसके तहत चार हाइड्रोजन परमाणु मिलकर, जिसके तहत चार हाइड्रोजन परमाणु मिलकर हीलियम का निर्माण करते हैं। हीलियम का निर्माण करते हैं तथा अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा एवं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा एवं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। ऊष्मा एवं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। ठीक है। याद समझने लगा ना? चलिए अगला क्या था? तारा के बाद ग्रह। लिखिए, ग्रह इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? प्लैनेट। तारा को इंग्लिश में स्टार, प्लैनेट। देखिए, वैसा आकाशीय पिंड, वैसा आकाशीय पिंड जो अपनी कक्षा में रहकर, तारों की परिक्रमा करते हैं, तारों की परिक्रमा करते हैं तथा तारों की सहायता से चमकते हैं, तारों की सहायता से चमकते हैं। हम लोग ग्रह यहाँ पे कवर कर लेंगे। ग्रह कौन कौन से हैं? मैं सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार सबसे सूर्य से नजदीक का ग्रह कौन सा है? बुध। उसके बाद बुध के बाद मंगल, नहीं, शुक्र। मैं दूरी के अनुसार बता रहा हूँ ना, शुक्र। उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद शनि, 7 नंबर पे अरुण और 8 नंबर पे वरुण। ठीक है, इसका मैं ट्रिक भी है वो भी लिखवा दूंगा। लिख लीजिए, नाम पहले लिख लीजिए। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण।
इन सभी को हम लोग अभी नहीं तोड़ेंगे, बाद में तोड़ेंगे, पहले बस ऐसे ही देखेंगे। ठीक है, इसके बाद ग्रह के बाद कौन सा था? ग्रह के बाद क्या था? उपग्रह। नहीं लिखे। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण हो गया। अगर लिखिए उपग्रह। सूर्य से दूरी पर है, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार सबसे नजदीक का ग्रह ये है सूरज के, और सबसे दूर का ग्रह ये है। ये सब मत लिखिए, आपका बस केवल ग्रह लिख लीजिए, ग्रह कौन कौन सा है, ग्रह का डिफिनेशन लिखिए और उसका नाम लिख लीजिए। ये सब मैं आपको तोड़ूंगा, चूंकि लंबा क्लास जाएगा, हम लोग के पास 5-7 मिनट बचा हुआ है, इसलिए इसको नहीं तोड़ रहे हैं। अगला लिखिए उपग्रह, सैटेलाइट। और हम कहाँ से लाके लिखवा देते बताइए, कितना ही होता है। आगे ना करा है हो सर, फिर तोड़िएगा, फिर उपग्रह बताइएगा, फिर इसको बताइएगा, है उपग्रह बता के फिर इसको बताइएगा। नहीं, अभी आज वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा, उसके बाद कल पूरा का पूरा क्लास ग्रह ही चलेगा। देखिए तब ना आपका ग्रह नक्षत्र ठीक होगा, इससे भी खराब चल रहा है। उपग्रह, सैटेलाइट। देखिए वैसा आकाशीय पिंड जो अपनी कक्षा में रहकर ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, जो अपनी कक्षा में रहकर ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, ग्रहों की परिक्रमा करते हैं तथा ग्रहों या तारों की सहायता से चमकते हैं, तथा ग्रहों या तारों की सहायता से चमकते हैं, उपग्रह कहलाते हैं। जैसे में कुछ एग्जांपल लिख लीजिए, बहुत सारे उपग्रह होते हैं लेकिन कुछ लिख लीजिए। चंद्रमा, डिमोस, फोबोस, गैनीमेड, टाइटन, मीमांसा, ट्राइटन। हम लोग जब ग्रह पढ़ेंगे तो ये सब टूटेगा कि कौन किसका उपग्रह है। इसके बाद क्या था आपका? उल्का। उल्का उल्का कैसे लिखिएगा? ये वैसे काट दीजिए। ये आकाशीय पिंडों के टुकड़े होते हैं, ये आकाशीय पिंडों के टुकड़े होते हैं जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के साथ घर्षण के कारण जल जाते हैं। घर्षण के कारण जल जाते हैं। इसे में लिखिएगा जो, कोमा देखें, जो पल भर के लिए दमकते हैं,
दमकते, जो पल भर के लिए दमकते हैं और विलुप्त हो जाते हैं। दमकते हैं और विलुप्त हो जाते हैं। दमकना का मतलब होता है जलना, चमकना का मतलब होता है भुक भाग करना। भुक भाग करता है, एक साथ जलता है और बुझ जाता है, उसके बाद कहानी खत्म। अगला उल्का पिंड। उल्का पिंड। अगला उल्का पिंड, पता हमने उल्का पिंड वैसा आकाशीय पिंड, रुक जाइए, वैसे उल्का जो बिना पूर्ण रूप से जले, जो बिना पूर्ण रूप से जले, पूर्ण रूप से जले पृथ्वी से आकर टकरा जाती हैं। बिना पूर्ण रूप से जले पृथ्वी से आकर टकरा जाती हैं। पृथ्वी से आकर टकरा जाती हैं, उल्का पिंड कहलाती है। उल्का पिंड कहलाती है। नेक्स्ट, उल्का पिंड के कारण, उल्का पिंड के पृथ्वी से टकराने के कारण, उल्का पिंड के पृथ्वी से टकराने के कारण, पृथ्वी से टकराने के कारण पृथ्वी पर बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं। पृथ्वी पर बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं। बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं। जैसे महाराष्ट्र का लोनार झील, जैसे महाराष्ट्र का लोनार, महाराष्ट्र का लोनार झील उल्का पिंड द्वारा बना हुआ ही झील है। लोनार झील उल्का पिंड द्वारा बना हुआ ही झील है। उल्का पिंड द्वारा बना हुआ ही झील है। ठीक है, चलिए आपका धूमकेतु और क्षुद्र ग्रह बच गए, इसको हम लोग कल देखेंगे और ग्रहों को भी कल देखेंगे।